बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की के सफ़र को 77 ईयर्स हो गए। क्या हमने पाया, क्या खोया, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में कितनी इजहार राय की आज़ादी है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर एहतसाब का अमल मुख्तलिफ़ अदवार में चला है, अब फिर से क्या उसका आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा है, हमारी जो तीनों अफवाज, लेकिन एक बड़े सरबराह जो ISI के हेड भी थे, जनरल फैज़, उनका फील्ड कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। वो रिटायर्ड होने के बाद भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसीज़ थी, उनकी वो खिलाफ वर्जी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से लेके निजी हाउसिंग सोसाइटी और बहुत सारे उन पर केसेस बताए जा रहे हैं। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करता धरता थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसल वाडा के बकौल यतीम हो गई है। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे, आज सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि मिर्ज़ा वहाब साहब तमाम बिल बोर्ड हटा दें, अदरवाइज़ आप पर तौहीन अदालत लगेगी। तो ये सिंध हाई कोर्ट के फैसले आते हैं, लेकिन कोई कान धरता भी है या नहीं, बिल बोर्ड हटते भी हैं या नहीं। मौसूफ़ जो लिखने वाले हैं वो लिखते हैं कि ये लाखों का नहीं, करोड़ों का भी नहीं, ये अरबों का बिज़नेस है। तो ये मातहत है सिटी गवर्नमेंट के, और कुछ कंटोनमेंट और DMCs KMCs इसको रन करती हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। सिंध हुकूमत की सर्विसेज लेके वफाक में क्या हो रहा है, 14 अगस्त हमें क्या बताती है हर साल, तमाम पर बात करेंगे। इसमें मेरे साथ मौजूद सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि द्वारा अपने मुल्क की सियासत सहाफ़त असलम शाह साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान जियाले हैं शामिर इम्तियाज़, बहुत शुक्रिया शामिर, आपने भी टाइम दिया। मज़हर अब्बास साहब ने भी ज्वाइन किया है, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं कई द्वारा अपने मुल्क की सहाफ़त सियासत के, बहुत शुक्रिया मज़हर भाई, आपने भी टाइम दिया। आगाज़ करते हैं मज़हर साहब, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, फैज़ चले गए, अब PTI का क्या होगा। उनको तो उन पे तो फैसल वाडा बड़ा रहम खा रहे हैं। देखिए जी, पहले सबसे पहली बात तो मैं क्रश करता हूँ, हु इज फैसल वाडा। वो एक काउंसलर के काबिल भी नहीं है, कोई इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है। वो एक 10, शायद उसकी बेगम भी उसको वोट ना दे। अच्छा, ठीक है, और लावाली किस्म का इंसान है, और वो उसकी एक्टिविटीज जो है, रात को वो बैठता है, मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि ये नेशनल TV है, हम बैठे हैं लाइव देख रहे हैं, और रात की जो महफिलें होती हैं वो रात को वहाँ बैठता है, वहाँ बैठ के उन लोगों के साथ बैठता है जो करता धरता है, एस्टैब्लिशमेंट के लोग हुए, वहाँ से रात को कोई अपने अगर सुरूर में आते हैं, कुछ खबरें होती हैं, वो आके TV में गुड़ 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 करना चाहता है। बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है और उसकी कोई हैसियत सियासी तौर पर नहीं है। उसको वो एहसान फरामोश तरीन इंसान है। मैं बिल्कुल फख्र से कह सकता हूँ इस बात को, एहसान फरोश तरीन इंसान है जिसने PTI को छोड़ा। ऐसे बहुत से लोगों ने छोड़ा, बाल मजबूरी छोड़ा है, जैसे छोड़ा उन्होंने, कई जो बाज़मीर लोग थे उन्होंने आके अपने मौसम के लिए, जो कैसा भी मौसम था, उनका मौसम था, जो इस काबिल नहीं थे, सियासत में चलने के काबिल नहीं थे, उनको चक्कर सिखाया, उसी को आके, जैसे एक ये साहब है, एक है आपको याद होगा वो चौहान साहब हैं, ठीक है, ये 2-3 किस्म के बंदे ऐसे हैं कि ये आके डर करते हैं। अब रही बात फैज हमीद की, देखिए जी, फैज हमीद विकेट के दोनों तरफ खेलते थे माशाल्लाह। वैसे अगर इसमें मैं एक लुकमा लूं, जी बोलें। जब तक एक साहब इमरान खान करता है, PTI जिंदाबाद करता है, वो ठीक है, लेकिन अगर कहीं नजरियाती इख्तलाफ के बकौल वो नाराज होता है तो ये जमहूरियत का हुस्न नहीं है। लेकिन आप कहें ये लोटा हो गया, ये कतार हो गया जी, ये तो देखें, मैं ये बात कर रहा हूं, आप वो देखें वो क्या कह रहा है। नहीं देखें, बीइंग अ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल, मैं भी एक रहा हूं, मुंसलिक हर आदमी होता है, आप भी हैं, सब यहाँ जो बैठे हैं, ठीक है। देखें, एहसान फरामोश जो होते हैं उनमें और एक सियासतदान बड़ा फर्क होता है, बड़ा फर्क होता है। वो ये होता है कि आप ये देखें कि उनको बनाया किसने, मैं ये कह रहा हूं, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम नून वाले जो भी हैं वो उनकी पार्टी से वाबस्ता होते हैं, जब बाहर निकलते हैं बाल मजबूरी कोई बात करते हैं, ठीक है। ये साहब तो इनका किसी पार्टी से ताल्लुक ही नहीं है। अब इन्होंने तो इतना बड़ा दाग लगाया है पीपल्स पार्टी के ऊपर, फैसल वाडा साहब ने, कि ये ऊपर से नाजिल हुए, ये किसके हैं हमें पता है, ये कहां से इनको मिलती है। PTI ने इनको गोद क्यों लिया था सर? देखें, आप ये भी बोले कि PTI ने बहुत सारे लोग ऐसे गोद लिए थे सर, मुझे जो कि बानी PTI को आज गले में आ गए। सर मेरी बात, ऐसे भुट्टो साहब के पास ही बहुत से लोग थे, वो आगे जाके लीडर बने ना। देखिए, लीडर बनता है बड़ी स्ट्रगल के साथ। पीपल्स पार्टी के साथ कितने मुश्किल जमाने अतवार गुजरे हैं, भुट्टो के बाद, बेनजीर भुट्टो के बाद, बीबी की शहादत के बाद,
क्या उनके लोगों ने छोड़ा, इक्का दुक्का ने छोड़ा? एक प्रोसेस है लंबा चलने वाला। ये वो लोग थे जिनको बनाया पीटीआई ने। अब ये थोड़ी पता है बाद में कैसे है, लेकिन आप ये बताएं ना कि उसकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है क्या, उसकी ग्रोथ लेवल क्या है, उसकी मेंटल लेवल क्या है, ठीक है ना। उसके बाद वो आया है, फिर उसने इतना बड़ा दाग दिया है पीपल्स पार्टी पे, आने वाला दौर बताएगा। 2 माह पहले फैसल वाडा ने कहा था, निशानदेही की थी कि फैज हमीद साहब, मैं अब फैसल हमीद की तरफ आता हूँ। आप कह रहे हैं फैसल वाडा साहब पाकिस्तान की फ्यूचर की भी प्रेडिक्शन करते हैं। सब बकवास है, सब बकवास है। ऐसे हमारे में मंजूर हसन साहब बैठे हैं, शेख रशीद साहब बैठे हैं, ठीक है। फैसल वाडा का मैं आपको बोलूं, इसको इतनी अहमियत ना दें, इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये आज एस्टेब्लिशमेंट जो काम कर रही है ये खत्म होती है कल को, इसको कोई पहचानेगा नहीं, कोई नहीं पहचानेगा। इस पे इस आप कंसीडर करें, इसके ऊपर इतना वक्त ज़ाया ना करें। मैंने बताया रात की महफिलों का ये इंसान है, रात की महफिलों से चुनता है, वो आगे बयान करता है। अब आते हैं फैज हमीद की तरफ। फैज हमीद साहब जो थे, बिल्कुल मैं सच्ची बात कर रहा हूं कि रैकेट के दोनों तरफ खेलते थे। पीटीआई पे कहा था, अब ऐसी ऐसी चीजें निकल रही हैं जिसपे साबित होता है कि मुस्लिम लीग नून के साथ, बाजवा साथ मिलके इन दोनों ने क्या गेमें की थी। अब रही बात फैज हमीद को गिरफ्तार किया है। फैज हमीद आपने खुद कहा ना कि वो पिच की दोनों तरफ खेलते थे। बिल्कुल। पार्लियामेंट में उनका रूम था, वो पाकिस्तान की सियासत में इन्वॉल्वमेंट, सर पाकिस्तान का हर जनरल फौज में में इन्वॉल्व है। चले सरबुलंद को लाइन पे एमपीए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरबुलंद मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। मलिक सरबुलंद खान साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। सरबुलंद साहब, वो गाना आपने सुना होगा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। फैसल वाडा कह रहे हैं यतीम हो गए आप लोग, फैज हमीद का साया छिन गया आप लोगों से। नहीं, ये तो भाईजान अपना इंटरनल एक प्रोसेस है आर्मी का, और वो उस पे नहीं, आपकी माजी की गवर्नमेंट वही चलाया करते थे। क्या मतलब, मैं आवाज समझा नहीं। आपकी माजी की जो वफाक में हुकूमत थी वो सब चलाते ही वही थे, आप लोग उनसे इंस्ट्रक्शन डिक्टेशन लिया करते थे। ये इस वक्त ऐसी बात नहीं है, ये चीजें अब तो ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये तो अपना इंटरनल प्रोसेस है आर्मी का, और वो खुद ही इन चीजों को प्रोसेस करते हैं। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो और अगर ये भी कहा जा रहा है कि ये एहतसाब का अमल पहले घर से शुरू होता है, शरीयत मोहम्मदिया भी ये कहती है कि पहले जी घर से आगाज करें, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने तो घर से आगाज कर दिया, तो अब दूसरी बारी कहीं बानी पीटीआई की तो नहीं है फौजी अदालतों में? हमारे तो सारी लीडरशिप जेल में है, हमारे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जेल में है, हमारे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में है, हमारी खवातीन जेल में है, और हमारे कई लोग जो है जेल में है। लेकिन कानून और आइन का एहतराम करते हुए हम कोर्टों में हैं, और अदालतों से उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह हमें। अच्छा, ये भी बताइएगा कि वो आपकी एक धरनों की सियासत का आगाज हो गया था, सवाबी से आप लोगों ने आगाज किया था, आगे कहीं मुश्किल वक्त तो नहीं आएगा? क्योंकि 9 मई का जो एक गुत्थी है वो सुलझ नहीं रही, ना आप लोगों की तरफ से ना एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, तो वजह क्या है? कहीं आप लोग ही माफी तलाफी कर लेना अगर आपने जुर्म किया है तो। देखिए ना, खान साहब ने ये बात खुलेआम कही है और कई दफा कही है कि आप इन्वेस्टिगेशन कराएं और हमारे बंदों की निशानदही करें, हम उनकी पार्टी रुकनियत भी खत्म करेंगे और हम आपके साथ खड़े होंगे। हमने तो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया, और हम खुद शफाफ जो है तहकीकात चाहते हैं, और हम तो पहले दिन से हमने कंडेम किया। तो ये एक जरूर एक अभी तक की सिचुएशन कोई क्लियर नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से बारहा दफा इसकी पेशकश की गई, जिस तरीके से भी आइन और कानून और जो मामलात होगी बतौर तहरीक इंसाफ हम पूरी तरीके से करेंगे। सिंध में आप अपोजिशन में हैं, यहाँ पे आपको यहाँ की हुकूमत गालबन वो डिक्टेटरशिप का मुजाहरा नहीं दिखा रही, आप लोग रैलियाँ भी निकाल रहे हैं, एवरीथिंग्स ओके, या कि यहाँ की गवर्नमेंट से भी आपको शिकवे हैं? आज भी हमारे एक पुरअमन रैली पे कनकोट में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हमला किया, और आए दिन हमारे एमपीएस तक गिरफ्तार हो रहे हैं। कराची में पिछले 2 प्रोटेस्ट में हमारे 3 एमपीए गिरफ्तार हुए थे, कोरंगी के उस इवेंट में हमारे 2 एमपीए गिरफ्तार हुए थे, जदोकोब भी किया गया, और हमारे वर्कर्स भी गिरफ्तार होते रहते हैं। तो सिंध हुकूमत भी जो जमहूरियत के दावेदार है, उन्होंने भी हमें जमहूरी इक़दार और जमहूरी रवैयों से हमारे साथ एक रवैया नहीं रखा, बल्कि एक डिक्टेटरशिप का एक मयार किया। ऐसा लग रहा था कि हमें जलसे की इजाजत नहीं दे रही सिंध हुकूमत,
ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भुट्टो की पार्टी नहीं है, जियाउल हक की पार्टी है, और आज वो रूह निकल के सामने हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का सरबुलंद, आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ दिया। शामिर, ये जरदारी की पार्टी है, ये भुट्टो वाली पार्टी नहीं है, ये बेनज़ीर वाली पार्टी नहीं है। मुख्तलिफ अदवार में जब से बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई, ये तनकीद पीपल्स पार्टी पर होती रहती है। बीइंग नौजवान आप रहनुमा हैं, कैसे इस तनकीद को फेस करेंगे? अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, पहले तो मैं आपके इस सवाल का बिल्कुल जवाब देने जाऊंगा, लेकिन पहले जिन मौसूफ़ को आपने लिया हुआ था लाइन पे, जिन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया पीपल्स पार्टी अब जियाउल हक की पार्टी है, या पीपल्स पार्टी कराची या सिंध या इंटीरियर सिंध के अंदर, पूरे सिंध के अंदर एक डिक्टेटरशिप का जो है ना मुजाहरा कर रही है, तो इसके ऊपर तो सबसे पहले मैं मजम्मत करूंगा इस बात की। अगर 9 मई के वाक़यात में कोई शामिल है तो उसके ऊपर तो कार्रवाई इदारे करेंगे, ठीक है। और अगर इनको कहीं प्रोटेस्ट में, कहीं रैली में, किसी जगह पर तंग किया जा रहा है, वो आपकी मीडिया आज़ाद है। अरे हलीम आदिल पे जेल में सांप भी निकालते थे आप। सर अब बात ये है कि ये तो बहुत सारी बात है ना, इसकी भी तो मजम्मत करें, वहाँ आपको याद है सांप निकलाया करते थे। बहुत सारी चीजें बताई भी जाती हैं और बहुत सारी चीजें हकीकत में होती नहीं है। अच्छा। मौजूदा हकीकत में होती नहीं है। मैं इस बात से वो नहीं कर रहा हूं। जेल के अंदर तशद्दुद हुआ उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर पर, कल आपने भी ऑपोजिशन लीडर पे आना है सर, कल फिर प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए आप लोग बड़ा चीखते हैं, चाहे कौमी में हो, क्योंकि आप पर भी जवाब देता हूँ जी। बेसिकली देखें, सबसे पुरानी पीपल्स पार्टी, अभी आपने बोला जरदारी की पार्टी, वो जरदारी की भी पार्टी है, मैं कबूल कर रहा हूँ इस बात को, क्यों नहीं है भाई। उस शख्स ने भी जेलें काटी, उस शख्स में भी पीपल्स पार्टी का जो है ना जुनून है, जियाला है, क्यों बड़े साल, क्यों जरदारी साहब के ऊपर जो है ना, जरदारी और भुट्टो, ये मेरे हिसाब से इस वक्त एक हमारा एक पाकिस्तान में देखने का नज़रिया चेंज होना चाहिए। अच्छा। मैं समझता हूँ जो कारकर्दगी के हिसाब से चल रहा है, वो फिर चाहे उसकी कास्ट जरदारी हो, चाहे उसकी कास्ट भुट्टो हो, आप कारकर्दगी के ऊपर जब बात करेंगे तो बात अच्छी हो। वो जरदारी मीन्स वो एक नज़रिए की बात करते हैं, जो भुट्टो का नज़रिया था, जो बेनज़ीर साहिबा का नज़रिया था, वो आम आदमी का था। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मुझे बताएं आम आदमी कहाँ हैं? सिंध के जितने भी वडेरे हैं वो सब आपके एमपी। सर मैं आपको कैसी मिसालें दूँ, अगर मैं आपको मिसालें गिनती कराना शुरू करूँ फिर आप बोलेंगे वो फिर दूसरे बैकडोर चैनल से। सईद गनी की मैं कराची से मिसाल ले लेता हूँ। सईद गनी साहब क्या जेले नहीं थे, क्या आम वर्कर नहीं थे, यूसी के सदर भी रहे, सिटी एरिया की सदारत करी, ठीक है, फिर उसके बाद कराची की सदारत करी, कराची के जनरल सेक्रेटरी रहे, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने उनको सेनेटरशिप से नवाजा, फिर ऐसी सीट पे उन्होंने वर्किंग करी जहाँ पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं था, उन्होंने वहां अपने आप को मनवाया, वहां से वोट बैंक क्रिएट किया, और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने वो सीट मिनिस्ट्री उनको दी जा रही है, उन पर मेहरबान है, उनकी मिनिस्ट्री की कारकर्दगी भी बताएं फिर आप। चलें उसकी, उनकी मिनिस्ट्री की मैं कारकर्दगी ये बताऊंगा कि आज रेनी सीजन है कराची के अंदर, जब रेनी सीजन होता था कि इस सीजन में तकरीबन कमोबेश सारी सड़कें टूटी हुई हैं, और अलबत्ता वो बारिश अभी हुई नहीं है। साजिद भाई मैं आपसे कहूंगा, अगर आप पुराने सालों में चले जाएं जब एमक्यूएम का दौर होता ना करें सर, मुस्तफा कमाल ने बड़ी सड़कें बनाई, मुस्तफा कमाल तक देखें आप बहुत दूर तक चले गए। वो नेमतुल्लाह साहब का प्लान था, लेकिन मुस्तफा ने उसको हतमी शक्ल जरूर दी। मैं इतना दूर नहीं आ रहा था, मैं तो अभी आपके पास हाजिर में आ रहा था कि इस वक्त जब भी कराची में बारिश होती थी, पूरी सड़कें यहाँ पर गाड़ियां झूलती देखी हमने पानी के अंदर। अभी भी झूलेंगी, अभी पिछली आपके अखबार में भी झूली थी। इस शामिर, इस प्रोग्राम के बाद सड़कें टूटी हुई हैं, 20 साल से आप हुक्मरान हैं, कंटिन्यूसली सड़क ही नहीं बनी यार आप लोगों से। सर बात यह है कि इसको देखने का थोड़ा सा नजरिया चेंज करना चाहिए। अच्छा मुझे वो एनएच बताएं जिस एनएच से मुझे सारी सड़कें बेहतरीन नजर आए। मैं बताता हूँ। हाँ वो मुझे मुझे सारी सड़कें जो है टूटी हुई नजर ना आए, अच्छी अच्छी नजर आए। सर कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, देखें पूरे कराची को मैनेज करना भी इतना आसान नहीं है, हार मान ली साहब। वो कह रहे हैं इतना बड़ा शहर है, इतना आसान थोड़ी है। नहीं आसान, आप मीडिया के मीडिया बहुत ज्यादा चाहत करती है, मीडिया बहुत ज्यादा, देखें मीडिया बड़ा चढ़ा के बताता है परफेक्शन। देखें मैं बोल रहा हूँ परफेक्शन की बात नहीं कर रहा, 100% ना मैं हूँ ना आप होंगे, एज अ जर्नलिस्ट हर आदमी में कुछ ना कुछ देते आप, खुदा की कसम। सर अब ये तो मेरे साथ आपको गाड़ी में सब लेके मेरे को आपको घूमना पड़ेगा। मैं आपको पीपल्स पार्टी के कराची में किए हुए कामों को जब दिखाऊंगा तो शायद आप अप्रिशिएट भी करेंगे। चले गिनवाएं, चले मेरा टाइम आपको दिया टाइम आपने, आप मेरे से किस नजरिए, रोड रस्तों को छोड़ के अगर मैं बात करना शुरू करूं तो आप करने देंगे मुझे? जी 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 जी
हेल्थ सेक्टर के ऊपर आप किस तरीके से देखते हैं? हेल्थ सेक्टर को मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि यहाँ से जिना हॉस्पिटल से लेके जितने सिविल है वो सड़कों पे लोग सो रहे हैं, उनके पास बेड नहीं है। आप लोग लाते हैं, मशीनरी भी बड़ी बड़ी ख़रीद के लाते हैं, मुफ्त इलाज भी देते हैं, लेकिन कैपेसिटी कहाँ है? वो लोग सड़कों पे बैठे हैं। एक और चीज़ भी है, मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करूँ। हेल्थ सेक्टर पे जो बात करते हैं ना, हम तो कवर करते हैं सब, जिंदगी गुजर गई 23 साल लंबाई बैठे हैं, सारा एनजीओ चला रही है, एनजीओ चला रही है, वही पब्लिक प्राइवेट ना। आप सिविल अस्पताल जाएं, ट्रॉमा का छोड़ गए, वहाँ लोग खड़े हो बैठे, बस खत्म हो गया। सर देखें, ट्रामा को छोड़ दिया इन्होंने थोड़ी देर के लिए। इस बात पे आ जाऊँ जिना, अच्छा मैं आपसे अभी कारकर्दगी की बात करूँ, हाँ कैपेसिटी का फर्क होगा, लेकिन क्या सूबा सिंध एक हेल्थ का मॉड्यूल नहीं बन चुका? मुर्तजा वहाब मेयर कराची ने 1 साल में क्या दिया वो बताएं मुझे। आप नौजवान हैं, वो भी नौजवान है। कराची की रोशनियां लौटा दी उस शख्स ने। व्हिच काइंड ऑफ लाइटनेस, कौन सी रोशनी लौटाई है मुझे बताएं। पहले हम अंधेरे में थे। ये सारे पार्क उजड़े हुए थे। आज आप मेरे साथ चले, मैं एक एक पार्क आपको एक एक डिस्ट्रिक्ट में विजिट कराऊंगा। ये एक एक पार्क अगर काविशें हैं तो ये मुर्तजा वहाब की पीपल्स पार्टी की हैं, उसकी वजूहत में बताने जा रहा हूँ। उन पार्कों में आप लोगों ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को कब्जे दिए हुए हैं, वहाँ पे बच्चों के झूले भी हैं, वहाँ पे खेलों के मैदान वीरान कर दिया आप लोगों ने। सर तो इससे धंधा चल रहा है। सर इससे पहले 1 मिनट नहीं, धंधा नहीं चल रहा। देखें, अगर आप कह रहे हैं कि किसी को मैनेज करने के लिए दिया गया पार्क और वो मैनेज कर रहा है, हाँ उसमें अगर कोताहियां हैं, देखें टेंडर हर चीज का हुआ, ठीक है, प्रॉपर तरीके से हर चीज को दिया गया, हर किसी को हवाले किया गया। मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे बता दें, एमक्यूएम के पास भी तो इतना ही फंड था ना। एमक्यूएम ने अपने डायरेक्टर्स पार्क लगाए, पता नहीं क्या क्या काम किया। सर ना करें ना, मुझे एक प्रोजेक्ट बता दें, मेगा प्रोजेक्ट मुर्तजा वहाब ने इस शहर कायद को दिया, जिसको आपने कहा इतना बड़ा शहर, तो इतना बड़ा शहर तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहाँ है? सर K4 प्रोजेक्ट है ना। कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है? पानी। K4 प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है सर, हो रहा है काम। शाह साहब आप महीने बस नौजवान है, वो बोलेगा यार आप लोग तो पर्सनली हो गए। भाई मैं आपको मुर्तजा वहाब के हवाले से हेल्थ का सब्जेक्ट बताया। 13 बड़े अस्पताल हैं, 13 बड़े अस्पताल हैं, अब्बासी शहीद और ये कार्डियो 3 दिल के अस्पताल हैं। इन अस्पतालों में प्राइवेट लोगों को दे दिया गया है। प्राइवेट लोग ठेका नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे उनको दे दिया गया। आप चलाएं, लूट का माल है, आप लेके जाए। अपने भाई को साद सिद्दीकी को दिया है, मैंने पिछले नवीद कमर भी गालबन सर इसको वो साद सिद्दीकी को दिया है। डॉक्टर शराज अस्पताल वो उन्होंने सरफराज रफीकी को दे दिया, पूरा फ्लोर दे दिया, लैब दे दिया। मतलब ये लूट का सेल है, आप दे रहे। हर अस्पताल में इस तरह है, यानी कोई अदवात नहीं मिल रही है, दवाइयां नहीं मिल रही है, लोगों को फैसिलिटी नहीं मिल रही है। आप अब्बासी चले जाए, रुल जाएंगे, आपको पता चलेगा कि कितने अजाब में लोग वहां जाते हैं और उसके बाद कितनी तकलीफ में आते हैं। अस्पताल में वॉशरूम सही नहीं है, साफ नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है, इसको सही करना भी जिम्मेदारी है। डॉक्टर मौजूद नहीं है, डॉक्टर वहां पे आते हैं और चले जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 13 अस्पताल है, एक अस्पताल भी बेहतर आप मॉडल नहीं बता सकते। देखिए अब मैं आपको और बता, 2021 में इन्होंने मुर्तजा वहाब ने SLGO में तरमीम कराई, तो KMC से हॉस्पिटल, हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन विड्रॉ कर लिया। अभी उसके कोई नोटिफिकेशन कोई आगे नहीं हुआ है, लेकिन अभी चल रहा है। उनको फिर समझाया गया कि भाई ये हेल्थ की बल्दियात की जिम्मेदारी है, फराइज में शामिल है, आप हेल्थ को कैसे वो सिंध गवर्नमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं। एजुकेशन आपने टाउन को दे दिया, DMC को दिया था पहले, आप टाउन को दे दिया। मैं कह रहा हूँ कि ये अभी तो मुर्तजा वहाब ने लूट का सेल है कि आप जो चाहे। पार्क में भी अभी पार्क के 5 पार्कों में बड़े बड़े ठेके दे दिए कि आप चलाएं इसको। अभी इब्न कासिम पार्क में एक NGO को दिया है कि भाई यहाँ पे लोग विरसा के हवाले से वो करेंगे, टिकट लेंगे ना, लोगों को फैसिलिटीज क्या करेंगे, वो ठेके पे दे दिए और वो लूट से चलेगी और पैसे कमाएंगे और उसमें जो कमीशन होगा वो मुर्तजा वहाब को। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुर्तजा वहाब के बेशुमार कोई चीज कोई काम नहीं कर रहे, ना कोई मतलब मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोई उनके अख्तियार में कुछ है ही नहीं। वो पार्टी ने क्या किया हुआ है कि तमाम। आपका ताल्लुक जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो नहीं है ना? कोई एक अच्छा काम भाई अच्छा सवाल कर लिया, कोई अच्छा काम भी बता देना। फिर मैं आपको देखें, उन्होंने एक अच्छा काम ये जो अच्छा है ना, एक यूटिलिटी टैक्स KC में किया है, लेकिन वो जाते मैं कह रहा हूँ अच्छा काम था मेरे हिसाब से कि भाई वो पैसे जो लोग नहीं दे रहे वो बिलों में आ जाएगा। लेकिन
इस वक्त बिलों का इतना अजाब हुआ है, उसमें आने का मतलब यह है कि ताहियात मुर्तज़ा वहाब को गालियां देंगे लोग और बुरा से याद करेंगे। अच्छा काम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुस्तकबिल में ये बुराई उनके गले पड़ेगी कि ये पैसे लोगों को जबरदस्ती वसूल किया जा रहा है, टैक्स नहीं दिए जा रहे हैं, बिजली का बिल। पहले अहले कराची कहते थे कि ये बाहर से वडेरे आके हुकूमत करते हैं, अब तो पीपल्स पार्टी ने कहा कराची का बेटा तो आपको मेयर बना के दे दिया। भाई इसको अख्तियार नहीं है, बहुत सारी चीजों का नहीं है, और डिप्टी मेयर का अख्तियार है, डिप्टी मेयर पोस्टिंग ट्रांसफर वो करता है, पैसे वो ले रहा है, अब्दुल्ला मुराद वो ले रहा है, कमीशन वो ले रहा है, किकबैक वो ले रहा है, और वो मुर्तजा वहाब मेयर है, मेयर से सलमान अब्दुल्ला मुराद पे ज्यादा इल्जाम नहीं लगा। साजिद भाई मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना जवाब देना चाहूंगा। मैं आपको बहुत देर से मैं ना संभाल रहा हूँ, जवाब बता दो। देखिए आप कह रहे थे ना वो से हाई कोर्ट ने फैसला दिया है लोकल टैक्स के हवाले से, लोडिंग के हवाले से, इश्तारी बोर्ड के हवाले से, कल लगे हुए हैं बोर्ड्स के हवाले से, इसमें 50% पार्टनर तो मुर्तज़ा वहाब है। कोई पैसा सरकार में जमा नहीं, 1 रुपया नहीं जमा हो रहा है, और यह इस वक्त सारे बिलबोर्ड्स का 50% मुर्तज़ा वहाब के पास जाता है। और इस वक्त बिलबोर्ड्स का ठेका यानी जो अफसर है 3 महीने पहले रिटायर हो गए, लेकिन वो रिटायर अख्तर शेख साहब बोले नहीं, अख्तर शेख नहीं, तस्लीम साहब, वो तस्लीम साहब रिटायर हो गए। तस्लीम साहब चला रहे हैं, उनका भांजा मतलब वो फ्रंट में वो लोकल टैक्स में डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर है, और एक साद है, साद जो वो है अख्तर शेख का फ्रंटमैन, और अख्तर शेख ने उसको लगाया है, और अख्तर शेख के दफ्तर पेट्रोल पंप में ये सारे डील वील जो होती है, तो मतलब है कि वो उन्होंने मुर्तज़ा वहाब ने 50% उनको पहुंचाया जाता है, बाकी 50% जमा कराएं नहीं कराएं कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त लोकल टैक्स के हवाले से जो पैसे मिल रहे हैं अदालती उस्मा इख्तियारात पे वो अमल दरामद होगा? नहीं मैंने अब हमें पार्टी ने जो है ना एक हमारी तरबियत की है कि हमें लिसनिंग कैपेसिटी दी है ना, कि हमने इतनी तनकीद सुकून से सुनी है, तो मैं इसके जवाब भी दूंगा, तो सुकून से मुझे टाइम दिया जाए ना, पूरा हक है आपको जवाब। तो सर ने जो है बहुत सारे ऐसी चीज़ें रेस करी और ऐसे एलिमेंट्स रेस कर दिए कि जिसका अगर प्रूफ मांगना शुरू किया जाएगा तो मुश्किलात आ जाएंगी। वो प्रूफ देंगे, उनको मैंने लाइव शो में कहा है कि प्रूफ देंगे, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। पीपल्स पार्टी कभी भी किसी वक्त कार्रवाई करेंगे। आप डिप्टी मेयर को ओहदे से हटाएंगे? सर आप अगर उसके प्रूफ देंगे तो बिल्कुल ऐसा चेयरमैन साहब का बिल्कुल फॉलो करेंगे। आप प्रूफ देंगे। सुने, इन्होंने मुर्तज़ा वहाब के भाई के ऊपर इल्जाम लगाया, साथ के ऊपर, ठीक है, इन्होंने डिप्टी मेयर को कहा वो पैसे पकड़ रहा है। सर ये सारी चीजें प्रूफ करने की जब बात आएगी तो सर फिर ये कहेंगे कि यार ये चीजें बस मैं बता सकता हूँ, मेरे सोर्सेज थे। मैं छाप चुका हूँ, अब बात अखबार में छपा हुआ है, रिपोर्टर का काम है रिपोर्ट करना, रिपोर्ट कर दिए, नोटिस में डाल दिया। मुझे जवाब पूरा देने दें। इन्होंने हेल्थ सेक्टर को कहा कि बिल्कुल हालत बुरी है। सर मैं जी कहता हूं कि मीडिया जो है ना, कहीं अगर हमें बिल्कुल हमारी गलतियों को उजागर करे तो साथ में अप्रिशिएट भी करे। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो ये बात से तो साजिद भाई आप मुत्तफिक हो कि कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा अभी नहीं, मैं पहले बात पूरी करूं। कुछ अच्छा करें तो अप्रिशिएट भी करें। अगर आप बात क्यों जेपीएमसी में अगर वो साइबर नाइफ लगाया गया तो आप उस पर क्यों बात नहीं करते? नहीं सर, ये या थोड़ी करूंगा, शायद आपको पता नहीं है साइबर नाइफ सिंध गवर्नमेंट ने लगाया, मेरा भाई तो एनजीओ ने लगाया है, और अमेरिका का बंदा तो उसने लगाया है। मैं प्रूफ की बात करूंगा, असला भाई ऐसा ही है, ताल्लुक नहीं सिंध गवर्नमेंट से, कोई उस बिल्डिंग का ताल्लुक नहीं है उसकी पीपल्स पार्टी से या सिंध गवर्नमेंट से। सर फैसिलिटीज वहां पर रन करना, चीजें नहीं सर, हमारी जिंदगी को 23 साल हो गए हम कर रहे हैं काम। सर मेरे को लग रहा है, मेरे को नहीं आप कोई चांस नहीं देंगे बात करने का। आप मैं सच सच आप मेरे भाई हो, आप अभी आप ग्रो करोगे। ये हम वो वाली बातें कर रहे हैं, वो छाप चुके हैं अच्छे बड़े अखबार के अंदर प्रूफ के साथ, और मैं आज यहाँ बैठ के कैमरे के सामने बात कर, मेरा काम है, मैं पार्लियामेंट कवर करता हूँ। इस साइबर नाइफ में 1 रुपए का अमल दखल नहीं है। जी जी जी, जिम्स पे ना, जिम्स पे आ जाए, गंबट के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट, वो सही सर अप्रिशिएट करना चाहिए किसी चीज़ों को। ट्रामा सेंटर पूरे सिंध के अंदर ऑपरेट होने जा रहा है, अप्रिशिएट करना चाहिए। हेल्थ को एक हमने पूरे पाकिस्तान के लिए जो है ना, सिंध को एक हेल्थ जो है ना सेक्टर
क्रिएट कर दिया, हेल्थ सिटीज क्रिएट किया। बेसिकली ये विजन है बिलावल साहब का, ठीक है, इसके ऊपर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हम अगर बात करें कारकर्दगी, सुने किसी दिन आप झुटो घोटकी ढहरकी के ना तहसील हॉस्पिटल से कभी गए हैं आप? नहीं, आप सक्खर के सिविल अस्पताल में गए, पापा लगाया, वहाँ क्या है सर, ईंटों पे खड़ी है। आपने तो इतनी अच्छी खूबसूरत बात है, तो मैं आपको ग्राउंड पे लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल, बात ये है कि मैं कोताहियां होंगी सर, कोताहियां होंगी। मैं देखे हुए बेड, एमएस के घर दवाइयां, ओहो है ना, नहीं सीटें भी, बेड सीटें भी होंगी सर, कोताहियां और खून से लथपथ जख्मी पड़े हुए होंगे, कोई उठाने वाला नहीं। सर कोताहियां होंगी, लेकिन अब एक और बात को देखने की जरूरत है कि हमारे पास इस वक्त मौजूदा पार्टियों के अंदर, पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर कारकर्दगी के हिसाब से देखा जाए तो आप किसको देंगे रैंकिंग में? पीटीआई को देंगे सर, जिन्होंने 2017 से एक ही नारा लगाया कि ये हमारा जो है फाइनेंस मिनिस्टर है असद उमर, नारा लगाया हर तकरीर में। इमरान खान साहब ने, मैं एक बार कह रहा हूँ ना, आप लोग इमरान खान साहब ने जो है एक चीज दिखाई कि मॉडल दिखाया, बोला भाई असद उमर मेरा फाइनेंस मिनिस्टर होगा। एक साल नहीं चल सका ना सर, एक शख्स को हुकूमत करना नहीं आ रही सर। लेकिन तो वफाक पे का लंबी बहस है सर, तो सब मैं तो कारकर्दगी की बात कर रहा हूँ। अच्छा अभी आ जाए, एक मेरी बात और पूरी होने दीजिए। चले मैं आपसे पूछूंगा, कौन सा आपका चारों सूबों में रिप्रेजेंटेबल सीएम कौन है जो कि बाहर आपको जाकर फेस कर सकता है? आप बताएं, ईमानदारी के साथ बताएं, क्या चीफ मिनिस्टर सिंध इस काबिलियत रखता है कि वो बाहर जाकर फेस कर सकता है? इतना पढ़ा लिखा, ये विजन है बिलावल साहब का। मैं आपसे बताना ये चाह रहा हूं कि देखें, गलतियां होंगी, मसाइल होंगे, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम कोशिश करें अच्छा करने की। उनकी एजुकेशन, उनकी नॉलेज, उनकी एलिजिबिलिटी से हमें कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जब वो कहते हैं मेरी सैलरी 1,60,000 है, 1.5 लाख, मेरे घर के जो खर्चे हैं वो 5 लाख हैं, सर छोटी फैमिली है मेरी। सर हाउ कैन मैनेज? सर बात ये है कि अब आप लोग चीज़ें, मीडिया का काम है ना सर, तो वो तो चीज़ें ढूंढ के एक क्लिप निकाला, उस क्लिप के ऊपर पूरा एक इमेज क्रिएट किया, ऐसा नहीं ना सर। वो कहीं किसी का स्लिप ऑफ टंग भी होता है, उसको भी थोड़ा सा देखना चाहिए। स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। जी आपने फैज हमीद का छेड़ा था, फैज हमीद के बारे में मैं थोड़ी सी चीजें कर दूं। देखिए मैं फैज हमीद के जो इन्होंने कहा है ना मजहर ने कि दोनों तरफ खेलते थे, ये नहीं, ये एक जनरल नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नाअहली, नाकामी थी कि उन्होंने एक बावर्दी अफसर को इतने इख्तियारात दे दिए। देखिए ये नहीं है, इसके अलावा इससे पहले भी एक शुजा पाशा के बारे में कहा गया कि ये बानी है पीटीआई के, लेकिन ये नहीं है। देखिए मैं हर जनरल इसी तरह करता है, दोनों तरफ खेल रहा होता है, इधर भी उधर भी। हर जनरल, जितने भी जनरल आए, आईएसआई के हों या आर्मी चीफ हों, देखिए मैं आपको पहले से कर रहा हूँ कि आर्मी चीफ कियानी साहब के भाई करप्शन में इतने इन्वॉल्व थे कि उनके स्कैंडल छपने लगे, तो उसके स्कैंडल के चक्कर में 3 सहाफी मुल्क बदर हो गए। और वो उन्होंने क्या किया, जजीरा लिया, ये लिया, कहां से लिया, उनके भाइयों के बारे में डिटेल छपी है, मुझे पता है सारी डिटेल। वो मिडल मैन थे, वो सारे डील, वो बड़े ठेके वो कराते थे, उनपे कोई चार्जेस नहीं लगे, कोई मतलब करप्शन के मामला नहीं खोले, ना कोई उसके खिलाफ किया। नहीं तो आपको ये एतराज है कि ये जनरल फैज क्यों गिरफ्तार हुए? देखिए मैं गिरफ्तारी, मैंने कहा आप गिरफ्तार करें, उन्हें सजा दें, एहतसाब करें, मैं इस पे कोई नहीं कर रहा। मैं करूंगा पाकिस्तान सजा देगी, मेरी बानी पीटीआई को भी सजा देगी अगर उन्होंने जुर्म किया। मैं कह रहा हूँ कि जनरल कियानी को भी सजा दें, जो जिन्होंने पूरे 6 साल उनके भाइयों ने लूट मार की। वो नहीं हो रहा, ये लेफ्टिनेंट जनरल आईएसआई है, वो चले गए, शुरुआत चले हो गई ना, हो गई। दूसरा मैं कह रहा हूँ, उसके बाद जितने भी आए सबने करप्शन किए और किसके खिलाफ कार्रवाई की। देखिए रिजवान अख्तर के बारे में उनके भाई ले गए या पीआईए के तैयार ले गए, जर्मनी भेज दी, और उनके अपने अकाउंट में जब 32 अरब रुपए मिले थे, तो ये जो राहिल शरीफ ने उनको फोन करके कहा रिजाइन कर दें वरना आपका कोर्ट मार्शल हो जाएगा, तो रिजाइन करके वो डिफेंस कॉलेज के वो थे, हेड थे वो। उसके मैं कह रहा हूँ हर बंदा, हर जनरल करप्शन में इन्वॉल्व है, लेकिन आपने कोई एहतसाब का अमल हुआ नहीं शुरू, ना उन्होंने आपने किया है। देखिए ये जो कोस्ट गार्ड के सारे जितने कोयटा में वो सब करप्शन में इन्वॉल्व है, किसी एक के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन वो भी जनरल मतलब राहिल शरीफ की जाती इंटरेस्ट के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, किसी एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। उनके खरबों रुपए की सर मेरी बात सुने, मेरी बात उस टाइम पे कॉल आ गई थी आपकी, मेरी बात
तकमील को नहीं पहुंची थी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखिए मैंने ये कहा था क्रिकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, और ये गिरफ्तारी जो हुई है ना, फॉर योर कन्फर्मेशन, ये कोई करप्शन पे नहीं हुई है। जैसे असलम भाई ने बताया, पापा जॉन्स याद है आपको? कौन? जनरल आसिफ गफूर। वो बिलियनर हो गया। वो कहां से पैसे कमाए उसने? क्योंकि वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा टाइकून था भाई। उसने पैसे कमाए बलूचिस्तान से, उसने पैसे कमाए सीपैक अथॉरिटी से। ठीक है, आज वो अमेरिका में पापा जॉन्स की पूरी चेन लेके बैठा हुआ है। लाओ उसको पकड़ के। मैं एक सवाल करता हूं, आपका समझ रहे हैं कि ये करप्शन पे बात हो रही है? करप्शन पे तो भाई यहां से लेकर यहां तक सारे माशाल्लाह मुस्तफीद हैं। क्या नहीं की बात इन्होंने की। राहिल शरीफ, आप इतना अच्छे में इमेज वाला बंदा था, हमने सैकड़ों प्रोग्राम किए, मैंने किए हैं, एज एंकर किए हैं, लिखा है मैंने, इन्होंने भी किया होगा। राहिल शरीफ आपको ब्लैकमेल करके 2 करोड़ की 5 करोड़ की सैलरी पे बैठा है, वहां पे इलीगल गया था यहां से, और उसको ब्लैकमेल करके ख्वाजा आसिफ को और नवाज शरीफ को, आज वो 5 करोड़ की तनख्वाह ले रहा है। क्या ले रहा है? सारे ये सारे पीटीआई के व्लॉगर तो नहीं है? नो सर, मैं बात कर रहा हूं हकीकत से। देखिए मैं प्रोग्राम कर रहा हूं ना, इतनी बड़ी बात कर रहा हूं, मुझे पता है नेशनल टीवी पे ऐसे प्रोग्राम कहां होते हैं। मुझे मैं वही कह रहा हूं ना, आप कोई भी नहीं करता सर। मैं ये कह रहा हूं, देखें ये लड़ाई कि आपकी जन्म कुंडली निकली और फिर वो एक फॉर्म निकला मजहर पीटीआई। सर मेरी बात सुन, मैं मुझे मुंह देना और मैं भुगत चुका हूं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये भी कहना शहबाज गिल को भी पकड़ के ले आए। अरे मेरी बात सुने, शहबाज गिल देखो पॉलिटिकल आदमी है, उसको कुछ भी करो। मैं ये कह रहा हूं, ये जो बने हुए हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन, अरबों डॉलर लेके बाहर मुल्क से चले गए। कोई जो रिटायर्ड होता है, मुझे इंडिया का एक जनरल मुझे बता दें कि वो रिटायरमेंट के बाद बाहर गया हो? नहीं गया, कोई भी नहीं गया। ठीक है, मैं चैलेंज करता हूं, मुझे एक का नाम लेकर दिखा दें आप। वो बेचारे बिल्कुल ऐसी कसौटी जिंदगी गुजारते हैं, छोटे मोटे घर होते हैं, उस पर गुजारा करते हैं। हमारे जनरल पूरी दुनिया में मशहूर हैं यार। क्या पॉलिटिकल लोग, जरदारी चोर है, नवाज शरीफ चोर है, इमरान खान चोर है, यही पकड़े जाए? इनके लिए फांसी का फंदा है। तो मैं तो देखो, मैं जनरल बात कर रहा हूं, क्यों पकड़े जाएं ये लोग? इनको पकड़ो, लाओ अमेरिका से पापा जॉन्स को लाओ कियानी को लाओ लाहौर शरीफ को लाओ। ये कैसे हमारे दुनिया के सबसे अमीर तरीन जनरल पाकिस्तान के, सबसे अमीर तरीन। मजहर भाई, आपकी जुर्रत को सलाम। आप कैसे कर रहे हैं? भुट्टो को आपने फांसी दे दी। आपको भुट्टो को एक सियासी आदमी जिसने आपको 90,000 फौज को छुड़वा के लाया, आपने उसी को जख्म मारा, उसी को आपने लटकाया। आपने 15-20 साल के बाद जाके बेशर्मी का एक सुप्रीम कोर्ट ने आज मुझे आप बोलते ना माफी मांगे, मैं आप सुने, आपने इतनी बड़ी बात हमेशा बोलते हैं माफी मांगे। मैं कह रहा हूं कि सर इनका बड़े से बड़ा तुरम खान ही माफी नहीं मांग सकता, इसलिए कि आपके 2 साल हो गए, आपका कोई चलान तैयार नहीं है। आप झूठे कैसे हैं? आपके पास सीसीटीवी फुटेज ही नहीं है। सर झूठे मांग रहे हैं। सर नहीं मांग रहे, सर वो बोल रहे हैं ये फेक है सारा। मैं जर्नलिस्ट के तौर पर अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ। अच्छा, अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ। वो जो पेड़ हमारे साथ जन्म कुंडली निकलनी पड़ती है। एक और चीज देखें, मेरी बात सुने, हम माफी क्यों मांगे सिविलियंस? क्यों भुट्टो पीपल्स पार्टी मांगे? क्यों नवाज शरीफ मांगे? क्यों इमरान खान मांगे? आप भी मांगे ना कि आपने 71 की जो हुदुरमान कमीशन में आप माफी मांग ले, हम भी माफी मांग लेंगे सारे, बात खत्म। 71 की वार में आपने आपने जंग हारी है। क्या इतनी आजादी है बोलने की? पूरी सारी सोशल मीडिया ने आपका दुनिया में बोलने की आजादी बिल्कुल है, सब बोलते हैं। आज 14 अगस्त से आजाद पाकिस्तान में आप सांस ले रहे हैं। हम ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं हमारे मोहम्मद अली जिन्ना के से। अच्छा ठीक है, हम पाकिस्तान को बनाया था सिविलियंस ने, एक वकील ने बनाया था, और वो एक कुर्बानी का सिलसिला था। हमारे पास तो फौज भी नहीं थी, फौज ने तो कब्जा किया आगे वो अयूब खान ने। पहले 2 अंग्रेज गए, फौज जनरल थे। ठीक है, ये तो आप अपनी ही फौज पर तनकीद करते सर, हम तनकीद नहीं कर रहे, हमारी सर का ताज है। ये सियासत में क्यों घुसते हैं आप? सियासतदान क्यों जाते हैं? सर नहीं, आप आए नो हमारे ऊपर हाथ रखें। नो सर, आप, मैंने इंडिया का पढ़ा है, आइन भी पढ़ा है, और मैं सुने, मैंने कसम खुदा की बड़े से बड़े लोगों से मीटिंग भी करके आया हूं, यहां भी की है, वहां भी की है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से भी की है, आपको पता है हम करते हैं। वहां के सदर जो है, जो उस टाइम पे 4थी दफा सदर है, IFG के वाइस प्रेसिडेंट है, हम बैठ कर डिस्कस करते हैं। साफियों का काम ही होता है, हमारी तो आवाज इधर भी है, इधर भी है। स्टोरी रह जाएगी, टाइम बहुत कम है। शामिर, अक्सर चूंकि आप लोग सिंध में तो मुतादिद बार आते हैं, अवाम आपको वोट देती है, रैली अप्रिशिएट आपके मैंडेट को हम तस्लीम करते हैं, अवाम भी करती है और करना भी चाहिए, लेकिन एक सिस्टम चलता है आपके सिंध में जिसको सिस्टम कहा जाता है। वो कुछ ताकतवर लोगों का जत्था है, वो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में है,
वो मुख्तलिफ फ्रंटमैन हायर करता है, फिर वो नौकरियां बेचते हैं, वो ठेके कमीशन पे बेचते हैं, इन तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। हत्ता के हमारे ज़रा यहाँ तक बताते हैं कि एंटी करप्शन भी खरीदा हुआ है आपने। क्या अजित भाई, अब बात यह है कि आपके जो ज़राए हैं उनसे तो मैं अब कुछ नहीं कह सकता ज़रायों के ऊपर, लेकिन बस मैं एक बात तो आप मेरी माने कि थोड़ा सा पीपल्स पार्टी के साथ एक रवैया रहा है कि हम मीडिया ट्रायल के शिकार। बेनज़ीर साहिबा आपकी लीडर है और आप हर जगह बेनज़ीर साहिबा की तस्वीर लेके निकलते हैं हर कैंपेन में, और निकलना भी चाहिए। हमारे सर का ताज, वो बहुत बड़ी लीडर थी, जमहूरियत के लिए जान न्यौछावर कर गई। बिल्कुल। बेनज़ीर साहिबा की शहादत पर मुतादिद शोज मैं कर चुका हूँ, इधर भी हमने बहुत शो किए हैं उनकी शख्सियत पर। कहीं आप ये ना लगाएं कि मैं कोई, मुझे पता है आप देखें, मैं क्या ये जो मैं बात कर रहा हूं फ्रंटमैन नहीं है, फ्रंटमैनों के भी नाम भी गिनवाएंगे आप। चले मीडिया ट्रायल से बात करी तो 5 उंगलियां बराबर नहीं है। अगर मैं करप्ट नहीं हूं और पॉलिटिकल आदमी करप्ट होता है, आप जैसे एक नजरिया बन जाता है ना, तो 4-5 उंगलियां बराबर नहीं है। अगर मैं कोई बात मीडिया अच्छे भी कुछ मोहम्मद बख्श मेहर साहब, मैं इसी बात पे आ रहा हूं, मैं आपको इस बात पे जो कह रहा हूँ उसी वजह से कह रहा हूँ कि सर 5 उंगलियां बराबर नहीं है। मैं अगर मीडिया किसी की बात कर रहा हूँ तो माइट भी वो आप उनमें शामिल नहीं है। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के साथ रवैया तो रहा है, एक बात बताएं आप मुझे मीडिया ट्रायल। लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी मजहर भाई की, आज जो मजहर भाई ने जुर्रत और अजमत दिखाई, मुझे एक बात अंदाजा हो गया, मुझे आप 9 मई के वाकये में ना आ जाए, मुझे डर है इस बात का, लेकिन बहरहाल अल्लाह मददगार हो। लेकिन ये भुट्टो साहब की शहादत सुने, वो भुट्टो साहब की शहादत आप भी दिखाएं। भुट्टो साहब की शहादत जो है ना, वो मैं समझता हूँ आज कामयाब हो गए वो अपने विजन में कि मीडिया इतना आजाद हो कि वो कैमरे के सामने खुल के बात कर सके। थैंक यू। आज ये, अगर आप ये भी पीपल्स पार्टी को मैं क्रेडिट दूंगा, आप ना देना चाहें भले, लेकिन पीपल्स पार्टी सबसे पुरानी डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसने इस चीज के ऊपर बहस करी, इस चीज के ऊपर कोशिश करी कि किसी तरीके से मीडिया को आजाद कराया। क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हर दौर में लूली लंगड़ी जमहूरियत एक्सेप्ट की। सर मजबूरियां इस मुल्क, सर मैं इस बात पे आपको जवाब दूं, सिस्टम मतलब एक तरीके से समझे चरखा तो चलाना है ना। हाँ, डेमोक्रेसी का चरखा चलाने के लिए अगर हम भी अटक के बैठ जाएं, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हम भी अगर इमरान खान पे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर हम भी इमरान खान बन जाएं, तो फिर तो जिनकी ये बात कर रहे थे वो उनके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। आप बहादुर बने ना, आप रास्ते आसान हो जाएंगे। 47 की हुकूमत आपको सर हमारी नहीं, आप इसका हिस्सा हैं। सर मैं बता रहा हूँ, हमारी किरदार है, हमारा फॉर्म 45 गिनती कराऊंगा, सदर सरदारी के कंधों पर है फॉर्म 45 हमारी सिंध हुकूमत के सारे गिनती कराऊंगा, हमारे पीपल्स पार्टी के MNAs के सारे गिनती कराऊंगा। फॉर्म 45 वाली हमारे पास फॉर्म 45 पूरे हैं। अब आप नून लीग की बात करें, किसी और की बात करें, मैं उसमें सरोकार, इस गुनाह में थोड़ा सा एक बात, आप इस गुनाह में शरीक नहीं है। कल जब ये हुकूमत चली जाएगी सर, हमने आपको नहीं कहा जाएगा, कल आप ये ना कहिएगा ये हमारी नहीं थी, हमने ये हुकूमत बचाई, हमने ये पाकिस्तान को बचाया। इसी हुकूमत के सदर हैं मौजूदा, वो आपकी पार्टी से हैं और वो खुद बरमला कह रहे हैं कि हमारी वजह से तो चल रही है हुकूमत। सर पाकिस्तान को बचाना भी तो है, अगर डिफॉल्ट होने जा रहा है कोई चीज तो फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अपने शराइत पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हो रहा है क्या सही हो रहा है? सर पीटीआई के साथ देखें, हमने मजम्मत करी, अगर उनकी पार्टी को ब्लैकलिस्ट करने जा रहे थे, उनकी पार्टी को कलदम करार देने जा रहे थे, पीपल्स पार्टी थी सबसे पहले जिसने इस बात पे बात करी कि नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये रवैया सही नहीं। चले मुश्ताक शाह साहब काफी देर से मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है 16 साल से इक़्तिदार में है और वो तमाम चीज़ें उनके पास मौजूद है। तो ये कह रहे हैं ना फॉर्म 45 सब हमारे पास है, ये जो अख्तियार बेग बैठे हुए उनके पास नहीं है। ये तो मेरे माइंड से भी निकल गई फौरन। दूसरा भट्टी साहब ये जो यहाँ से जीते हैं, ये महमूदाबाद ये वो ये भी उनके कर्नल न्याजी वो न्याजी साहब उनके भी नहीं है, उनके पास भी पूरे नहीं है। मुझे पता है मैं वो रिजल्ट कैसे चेंज हुआ है और कैसे फील्ड में हमें पता है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि दो लोगों का तो मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ कि बैठ करके मैनेज किया गया कि इसको इस तरह करना है। साहब वही मैनेज करके नहीं, एमकेएम के मैनेज से, सारे मैनेज से, मैं ये नहीं कह रहा कि बस मैनेज नहीं है, लेकिन ये है कि आप पीपल्स पार्टी कहेंगे आप मेरे सारे 47 सही है, 45 सही है, नहीं है। देखो सिंध हुकूमत की अवामी खिदमत अपनी जगह रैली अप्रिशिएट उनको करना चाहिए। मैं वो जो सिस्टम, मैं आ रहा हूँ आपके तरफ रहे, मैं उस सिस्टम पे आऊँ लास्ट में, फिर हम उसी में बात करना चाह रहा हूँ। देखिए सिस्टम मैंने ब्रेक की थी फर्स्ट टाइम 2-2.5 साल पहले
कि कनाडा से एक शख्स जो है ना वो पूरा सिस्टम चला रहा है, वो मतलब यहाँ पे बैठ करके वो सिस्टम चला रहा है, और वो सिस्टम में कौन कौन लोग शामिल हैं, उनके नाम, उनकी तस्वीर, उनके सारे नामों के मैं छाप चुका हूँ। और उसके बाद उन्होंने, कामरान खान ने स्टोरी ब्रेक की, और उससे पहले मैंने ब्रेक की थी। मैंने सारे नाम डाले, मैंने उनके फ़ोन नंबर डाले, व्हाट्सएप पे मैसेज क्या आता था, वो सिस्टम के कैसे कैसे लोग कार्रवाई करते थे, और उन्हें क्या मैसेज आता था, पैसे कहाँ जमा कराने। ये जो पकड़े गए थे, ये जो बैंक अकाउंट, जाली अकाउंट, वो यही थे, यही सिस्टम के तहत, ये सिस्टम के तहत, ये ठेकेदार। ये तो नैब ने मुझे पूछा कि भाई कैसे जमा होते हैं, मैंने कहा आप सारे ठेकेदारों को पकड़ ले, इन्होंने जिस अकाउंट में कमीशन दिया है वो वही अकाउंट है। और सिंध बैंक और वो एक बैंक और थी, 2 बैंकों का वो था, वो उसकी कंस्टिट्यूशन थी, वहां जमा कराते थे और बैंक अकाउंट में जमा होते थे करप्शन के पैसे, रिश्वत के पैसे, और फिर वो मतलब फिर दुबई जाते थे, दुबई से फिर मतलब पाक साफ करके वापस आ जाते थे। तो ये तो पूरा सिस्टम था, इसमें कोई इस वक्त अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। 20 लोग थे पहले, उस वक्त 20 थे, और अभी कितने लोग हैं इस वक्त, और कितनी मिनिस्ट्रियां हैं? नहीं, वो तो 14 लोग हैं इस वक्त, 14 लोग। अच्छा, 14 लोग, और कितनी मिनिस्ट्रियों को वो रन करते हैं? देखिए, एग्रीकल्चर में है, वर्क्स में है, बल्दियात में है, इरिगेशन में है, और हेल्थ में है। मतलब ये सिस्टम के तहत सारा सिस्टम, ये जो पुलिस का महकमा है, ये तो सारा उसमें सेक्रेटरी से लेके मिनिस्टर सब मैंने मुतालबा किया था 2 बैंक में, अच्छा, फाइनेंस और प्लानिंग, इनकी ऑडिट करा लें, आपको पता चलेगा कितनी करप्शन हुई, सब ब्लैक एंड व्हाइट में। और आपको पता है निगरान मिनिस्टर थे, वो आए थे अभी पिछले दिनों फाइनेंस में, उनको उनसे वापस ले लिया गया था। वो क्यों लिया गया? कि भाई उसने सारे ब्लैक एंड व्हाइट चीजें देखी, मतलब वज़ीर आला के खिलाफ ये सारे ब्लैक एंड व्हाइट, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या आ रहे हैं, और वो प्लानिंग में भी और फाइनेंस में भी, ये 2 मिनिस्ट्री 10 साल 15 साल से इनके पास है, एक ही बंदे सीएम के पास। क्या कहेंगे? देखो जी, सिस्टम पहले बहुत जोरदार तरीके से था। मैं भी सब नाम नहीं ले रहे, हम नाम लेंगे। अच्छा, आप नाम लेंगे? हाँ सर, अच्छा, लेंगे विद मिनिस्ट्री। हाँ बिल्कुल, खुल के बात करूंगा, मैं टाइम दीजिएगा। ठीक है सर। सिस्टम, मेरी भी उम्र है, क्रॉस कर दी है मैंने, ठीक है, मैंने सारे दौर देखे, मैंने मोहतरमा का दौर भी देखा, बहुत नजदीक से देखा। आपको पता है मेरा बैकग्राउंड क्या है, असेंबली से, कौमी असेंबली से, ठीक है। मैंने बड़े नजदीक देखा। बेनज़ीर भुट्टो जो थी ना, वाकई वो लीडर थी, लेकिन एक खातून भी थी। मैं एक प्रोग्राम में शायद आपके कह चुका हूँ, वो आसिफ साहब की वजह से बड़ी परेशान रहती थी, और ये अगर शहादत नहीं होती तो आसिफ साहब पॉलिटिक्स में नहीं होते। मैं बिल्कुल अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ और प्रूफ के साथ बात करूंगा, नाम भी लूंगा, ठीक है। ऐसे ही असम साहब बिल्कुल इसको बुला लिया था। आपको याद होगा कि जब आसिफ साहब जेल में थे, और जेल जो याद का पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं ना, आसिफ साहब ने 14 साल जेल गुजारी, मुझे पता है कैसे जेल में गुजारी उन्होंने। सारी बात मुलाकातें होती थी, लोग मिलने जाते थे, खाने चल रहे होते थे, मालिश आ रहे होते थे, ठीक है, मामला तय हुए थे। ऐसे हमने आंखों से हॉस्पिटल में रहे। और बेनज़ीर जब उसकी डील हुई, मैं आज आपको ब्रेक कर रहा हूँ, शायद चार्ज कर रहा हूँ आपको, मैं गवाह हूँ, खुदा की कसम, हल्फिन कह रहा हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, आज भी वो एमपी हैं, और 91 से मेरे दोस्त हैं। अच्छा। वो पहली दफा एमपी बना, फिर एमएनए बना। हम इस्लामाबाद के दोस्त हैं, अकलियत से ताल्लुक है उनका, नाम नहीं ले रहा उनका, इज्जत के साथ, ठीक है, बहुत प्यारा इंसान, अल्लाह उसको जिंदगी दे, मैं मारे आजकल। हम इस्लामाबाद से थे, मुझे याद है, ये जो आपका कोऑपरेटिव मार्केट है ना, यहाँ से मैं गुजरा, मेरे साथ एक साहब थे, फोर्सेस के आदमी थे, वो मेरे साथ बैठे थे, और मैं गाड़ी में बैठ के मजर भाई मैं बिल भराने जा रहा हूँ, बस मुख्तसर बात कर रहा हूँ। तो गया, तो वो भागते भागते, मैंने भाई खैर तो है, चाहते हो? मैंने सिंधी पूछा क्या हो गया, तो बोला यार वो गाड़ी मेरी हीटअप हो गई है। तो मैंने कहा तेरा साहब तो बाहर आ रहा है, और वो उसके साथ यूं था, वो किसी भी हेयरिंग में ना आसिफ साहब की जेल के अंदर होती थी, वो खड़ा होता था। वेल नोन आदमी है थर का, ठीक है, समझ गए होंगे आप। मैंने कहा तुझे पता नहीं है, इतने वो भी आ गया, मेजर साहब भी आ गया, उसने बोला सही कह रहा है, तेरा साहब डील कर दिए मुशर्रफ साहब से। मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, आसिफ जरदारी ने डील की है मुशर्रफ के साथ। मैंने कहा तेरा साहब निकलने वाला है, तेरे को पता नहीं है, तू हर हियरिंग में जाता है, और यहां से निकलेगा, ये जाएगा लाहौर बैठेगा। ऐसा ही हुआ असलम भाई, लाहौर गया, लाहौर से उसने बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ बयान दिया, याद है, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। बेनज़ीर भुट्टो ने फौरन जब उसको लगा, बयान शान देने शुरू कर दिया, बीबी ने उनको बुलाया, मोहतरमा ने, शहीद रानी ने बुलाया अमेरिका में, और उसको कहा ना तुम होगे पॉलिटिक्स में, ना तुम्हारे दोस्त होंगे, तुमने मुझे बर्बाद किया,
मेरा इमेज खराब किया। शी वॉज ट्रू लीडर, अल्लाह उसको महफूज करे। मियां बीवी की बात, सर रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं सर, सारे आप निकाले ना। झगड़े होते सर झगड़े होते हैं तो करप्शन पे थोड़ी होते हैं। खुदा ना खास्ता मैं चोरी करके पैसे लाऊंगा, मेरी बीवी मुझसे पूछेगी ना भाई साहब तेरी हैसियत है, ठीक है, देखिए नहीं क्या सर, नहीं आप रिकॉर्ड की बात उठाएं, मैं करा सर, मैं रिपोर्ट अब आ जाए। देखें वही सिस्टम जो था मुहतरमा के बाद, अब मुशर्रफ ने कह दिया है बेनिफिशियरी कौन है, मुशर्रफ मरने से पहले कह गया ना मैं तो बेनिफिशियरी नहीं था। अगर ये कहा जाए बेनिफिशियरी तो ये देखो आप देखो पुलिस, अगर वो कोई बचा ही नहीं सर सुने मैं रिपोर्टर हूं, कहां से शक से उठाऊंगा स्टोरी उठाऊंगा, पुलिस वाला भी शक से उठाता है, ऐसे ही होता ना। अब आ जाए रिसेंटली वही सिस्टम अब आया, पिछला दौर आया। मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, एक थर्ड क्लास सस्पेंड क्लर्क था, इंस्पेक्टर, या असलम भाई मेरी सेकंड करेंगे, एसबीसीए के अंदर मेमन, याद है सर, खरबों रुपए कमा के गया वो, खरबों रुपए। किसका फ्रंटमैन था? किलर के सार किलर, डीजी की मैंने आंखों के सामने बैठ के देखा, उसने फाइल ला के रखी रात को 10:30 बजे, एक्स डीजी था इससे पहले, सोलंकी साहब से पहले। मैंने साइन ये किया, उसने बोला सर ये जो ना उसकी हैं फैसल की हैं, उसने टक टक साइन की, बल भेज दो। वो सिस्टम की फाइलें सारी सिस्टम की थी और पैसा जाता था, जैसे तो अभी रशीद सोलंकी सिस्टम नहीं चला रहे, स्लो हो गया सिस्टम। अच्छा स्लो हो गया। अब आ जाए रेवेन्यू में। रेवेन्यू में जो बड़े थे ना चैंपियन, वो 2 बंदे थे, जो एक अभी वजीर हैं माशाल्लाह, वो पिछले 15 साल से एरीगेशन के बिला शरकत मिनिस्टर हैं, पीछे रह के एरीगेशन, जिसका वो दरिया में बह गया, शक्कर का बैराज बह गया। शोरो साहब जो है वो बेचारे सामने आते, मिनिस्टर वो दूसरा है। अच्छा क्या नाम है उनका? अली हसन जरदारी, जो आज से 20 साल पहले दूध बेचते थे, मिनिस्टर वर्क सर्विस, दूध बेचते थे दुकान में नवाबशाह में। चैलेंज करता हूं, उठा के देख लो। अच्छा अंगूठा लगाते, ठीक है। आज वो खरबपति हैं, 4 मुल्कों में मुझे पता है उसके पैसे हैं, 4 मुल्कों में। अच्छा ठीक है, बाहर पड़ा डॉलर में पैसे पड़े। आज उसको डील की उसने, 2 बंदे थे। नहीं तो आपको उसकी तरक्की से कोई इख्तलाफ? सर तरक्की अल्लाह ना करे, कौन सा उसने कारखाना लगाया यार, दूध बेचता था। अच्छा तो तुम भी बेच लो, मैं भी बेच लूं, शायद हम भी बन जा रहा कारोबार हो सकता है। नहीं सर, दूध का खुदा का खौफ करे, नाबशाह जाके पूछे, छोटी सी दुकान है। अच्छा उनके भी फ्रंटमैन है? उनके 10-12 फ्रंटमैन है। अच्छा उस जमाने में 2 बड़े चैंपियन थे, 2 बड़े चैंपियन थे। एक थे ये अली हसन जरदारी का ग्रुप था, जिनके पास बल्दियात, एसबीसीए, केडीए, रेवेन्यू और ये जो क्या बोलते हैं रजिस्ट्रार, ये सारा उनके पास था। मिनिस्टर कोई और नाम आप बता रहे सर, बताया ना आपको मैं फ्रंटमैन। सर फ्रंटमैन भी आ रहा हूँ, आप घबराए नहीं, आप जब बेचे देखिए ये सारा सिस्टम चलता था इस तरीके से। असलम भाई ने की, यहाँ रेवेन्यू से माला है, इधर से माला है, उधर से माला है, एक पूल होता था, वहां पैसे जमा। मैंने बताया फैसल एक क्लर्क था और पति कैसे हो गया, कमा के देता था। इसी तरह एक और साहब थे, अली हसन जरदारी साहब हमारे भी दोस्त हैं, वो भी सिस्टम का हिस्सा थे, एमपी थे, आज उनके भाई एमपी हैं, ठीक है, नवाबशाह से, उनका भी ताल्लुक नवाबशाह से, ठीक है। ये दोनों चलाते थे। फिर उसके बाद छोटे छोटे गुरीली भी थे, वो उनमें से थे तैमूर तालपुर था, जो उसका बाप हमारे साथ पीएसएफ में था, ठीक है, एफआईए में था। तैमूर चलाता रहा, इसकी जमीन कब्जा करी, उसके फलाने की, उसके बड़े स्कैंडल्स आए हैं, बहुत आए। उसके बाद आप आ जाएं मोहम्मद अली शेख साहब, मेरे सखर के वो भी। अच्छा मोहम्मद अली शेख साहब अच्छी खासी फैमिली के, कुछ एक आध नाम रहे सर, आ रहा हूँ। अब आ जाए फ्रंटमैन, तो ये खरबों रुपए सर, ये गए मुल्क से बाहर। और ये माशाल्लाह जैसे असलम भाई ने कहा, वाइट, दुबई, फ्रांस और फलाना। मैंने कौमी असेंबली में था, आपको याद होगा सरे महल की स्टोरी मैंने की थी, सरे महल कौमी असेंबली मैंने पुट किया था। जरदारी साहब 20 साल तक मानते रहे हमारा नहीं है। जब उन्होंने बेचने की कोशिश की, खड़े हो गए वकीलों के साथ, तो मेरी प्रॉपर्टी है, ये ना रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूँ। अब आ जाए ये फ्रंटमैन, आजकल बड़े पॉपुलर हैं, बहुत जबरदस्त है। मैंने उनको फोन करने की कोशिश की, उनका नाम है आफ्ताब। अच्छा वो अली हसन जरदारी फ्रंटमैन है, खास आदमी है। हाँ। अब वो मुझे बताया, जैसे भाई ने कहा, उनका जुर्म क्या है उनका? वो भी यही सारी लेन देन। सर मैं माशाल्लाह मैं डबल मास्टर्स हूँ। अच्छा डबल मास्टर्स, घर से भी सैयद ज़्यादा हूँ, माँ की तरफ से ही, बाप की तरफ से भी। मैंने भी प्राइम मिनिस्टर साहब की ड्यूटी की है, मैंने भी कौमी असेंबली चलाई है, लेकिन हलाल का मेरे बाप ने पैसा रखा, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, 2 बेटे दोनों को पढ़ाया, और खुद में पढ़ा लिखा, इंजीनियर भी हूँ, ठीक है। आप बात ये, मैंने तो पैसे नहीं कमाए, मैं नवाज शरीफ के साथ रहा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के साथ रहा। अब आए ये आफ्ताब है, ये कौन सा कारोबार करता है, जिसके पास 15 तो गाड़ियां उसके पास,
जो मैं आज तक मेरे पास नहीं है गाड़ियां वाली, ठीक है मेरे पास नहीं है। क्या ये जरदारी साहब को नजर नहीं आती, बिलावल भुट्टो को नजर नहीं आती? ये कहां से सारे आ रहे हैं लोग? ये बुराइयां जो है पीपल्स पार्टी हमेशा भुट्टो को बेचते रहती है, उसकी बेनजीर भुट्टो को बेचती है। भाई करप्शन हो रही है आपके सूबे के अंदर शदीद, ये नासूर है, ये खराब कर रहे हैं। देखिए ये सिस्टम जो चला रहे हैं उसके जो फ्रंट मैन है वो दलाली कर रहे हैं ना, कोयले की दलाली कर रहे हैं ना, और उसमें पैसे कमा रहे हैं और पैसे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। साजिद भाई इस पे मैं जवाब दूंगा सिंपल सा कि ये सारी बातें मैंने मजहर भाई की सुनी, इसमें मुझे हिसाब से सारी कयासारियाँ इसके अंदर शामिल है। सारी कयासारियाँ नहीं होंगी, कुछ हकीकत भी होगी बिल्कुल, लेकिन ज्यादातर चीजें जो लीडरशिप पे बात करी, बड़े साहब के लिए, जरदारी साहब के लिए बात करी और लीडरशिप के लिए बात करी, मैं उससे डिनाई करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, आपके पॉलिटिकल दोस्तों के साथ आहिस्ता आहिस्ता आपके मरासिम होते हैं, नीचे क्या कर रहे हैं, लीडरशिप को कभी कभी इस चीज का इल्म नहीं होता। इल्म होना चाहिए, होना चाहिए, ये बात ठीक है। हाँ आगे आपका पॉइंट मुझे इख्तिताम का कहा जा रहा है। और जहां हमारे सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कानून साजी है, उसको अप्रिशिएट हर अदवार में किया जाता है। साबिक सदर ने 18th अमेंडमेंट से लेके 17th अमेंडमेंट 58 बहुत सारे ऐसे काम भी किए जो करने चाहिए थे, जो बहुत पहले होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने किए, तो रैली अप्रिशिएट। लेकिन उनकी ही हुकूमत में जो करप्शन हो रही है इसका खात्मा कब होगा, इस पर भी काम जल्द होना चाहिए, वरना चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब देना होगा। अब ये अवाम सोशल मीडिया की अवाम है, अब ये बोलना जानती है। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। यार मगर भाई आप भूल